हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी की एबीएम का मॉड्यूल डी का लास्ट चैप्टर यूनिट 33 जो कि है रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉपिक दे रहा है क्रेडिट डिफॉल्ट, स्ट्रेस्ड एसेट और एनपीए। तो क्रेडिट डिफॉल्ट का मतलब है कि कोई भी कस्टमर या काउंटर पार्टी जो है वो इनेबल है या अनविलिंग है, उसने जो जब लोन लेते वक्त जो भी कमिटमेंट दिए हैं वो उनको पूरा नहीं कर रहा है। तो इसमें वो क्या क्या कर सकता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो सही से उसको रिपेमेंट नहीं कर रहा है, या जो भी गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट है उनमें कोई भी फंड नहीं आ रही है और उसको क्रिस्टलाइज करना पड़ रहा है। और इन केस ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन पेमेंट या सीरीज ऑफ पेमेंट जो है वो ड्यू है, वो टाइम पे पेमेंट नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस में क्या है कि कोई भी सेटलमेंट है सिक्योरिटीज या फंड की वो जो है टाइमली इफेक्टेड नहीं है। क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर के केस में जो फ्री ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन करेंसी है वो या तो रेस्ट्रिक्टेड है या उस पर कोई सॉवरेन इम्पोज लगाया गया है, तो इसकी वजह से भी वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस्ड एसेट। उस ऐसे एसेट को कहते हैं जिसमें कि डिफ़ॉल्ट जो है वो या तो अकर हुआ है किसी भी रीज़न से और वहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन जो है वो अराइज हो रही है, यानी कि आपका ऐसा लोन जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जनरेशन जो है वो बंद हो गया है, तो उस तरीके के लोन को हम लोग स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं। या उसमें रिकवरी नहीं आ रही है या उसमें आपका रिपेमेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोन को हम लोग स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं। नेक्स्ट है एनपीए। एनपीए जो है परफॉर्मिंग जो है, अगर हमारा एसेट जो है वो अगर परफॉर्मिंग एसेट है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है तो उसको हम लोग 3 पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं। पहला होता है सब स्टैंडर्ड, दूसरा होता है डाउटफुल और तीसरा होता है लॉस एसेट। ये क्लासिफिकेशन हम लोग जितने दिनों के लिए वो डिफ़ॉल्ट स्टेटस में रहा है और उसमें जो सिक्योरिटी अवेलेबल है उसकी कितनी वैल्यू है उसके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है प्रोविजनिंग करते हैं। तो प्रोविजनिंग अमाउंट जो है वो हमेशा बैंक के एसेट क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर्स क्या है? विलफुल डिफॉल्टर्स ऐसे बोरोवर्स को कहते हैं जो इंटेंशनली जो है विलफुली अपना जो रिपेमेंट है या उनका जो लोन रिपे करने के जो ये हैं टर्म्स एंड कंडीशन है वो उनको फुलफिल नहीं करते हैं, तो ऐसे डिफॉल्टर्स को हम लोग विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। यहाँ पे देखिए उनके क्या क्या ऑकरेंस दिए हुए हैं। पहला है कि अगर कोई यूनिट जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रही है उसके पेमेंट या रिपेमेंट या ऑब्लाइगेशंस में, जब उसकी जो कैपेसिटी है उस लोन को ऑनर करने की और उस ऑब्लाइगेशन को रियलाइज़ करने की वो उसको नहीं कर रही है, उसकी कैपेसिटी है फिर भी वो नहीं कर रही है। नेक्स्ट है कि वो उसको जिस पर्पस के लिए जो फिनेंस किया गया है वो उस पैसे को उस पर्पस के लिए यूज़ ना करके किसी और पर्पस में यूटिलाइज कर रही है, तो इसको हम लोग डाइवर्सन ऑफ फंड कहते हैं, डाइवर्टेड ऑफ फंड्स फॉर अदर पर्पसेस। नेक्स्ट जो होता है कि साइफोन ऑफ द फंड्स। साइफोन ऑफ द फंड्स का मतलब होता है दैट द फंड्स हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच फिनेंस वाज अवेल्ड, नॉर आर द फंड्स अवेलेबल विद द यूनिट इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट। मतलब उसने फंड को पूरा का पूरा जो है साइफोन ऑफ कर दिया, उसने जिस पर्पस के लिए लिया था उसके लिए भी यूटिलाइज नहीं किया और उसी एसेट में फर्दर किसी चीज़ों में भी उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया। नेक्स्ट है कि यूनिट जो है वो डिस्पोज ऑफ या रिमूव करेगी जो भी मूवेबल एसेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जो आउट ऑफ फिनेंस अमाउंट से क्रिएट किया गया है, वो भी विदाउट नॉलेज ऑफ द बैंकर और लेंडर। नेक्स्ट है ऑप्शन अवेलेबल टू बैंक्स फॉर स्ट्रेस्ड एसेट। तो ऑप्शन जो है वो बैंकों के पास वो है रिकवरी, रिकवर इट्स ड्यू फुल्ली, द रिकवरी मे बी विथ सम लॉस और इन द वर्स्ट सिनेरियो देयर मे बी नो रिकवरी एट ऑल। रिकवरी जो है फुल्ली हो सकती है या फिर पार्टली हो सकती है कुछ लॉस के साथ, या फिर वर्स्ट सिनेरियो में क्या है कि कुछ भी रिकवरी नहीं आती है। तो इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल है
वो है एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट, रीशेड्यूलिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन, कॉम्प्रोमाइज, लीगल एक्शन, राइट ऑफ। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं ये क्या है फ्रेंड्स। पहला है एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट। एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट का मतलब है कि अगर आपको किसी अकाउंट में स्ट्रेस के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है, और बोरोवर अगर एबल है उसके अकाउंट को किसी ऐसे बैंक के साथ शिफ्ट करने में जिसके क्रेडिट एपेटाइट जो है वो अलग है और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्लाइगेशन जो है वो फॉलो कर सकता है, तो हम लोग बोरोवर को ऐसे दूसरे जो है बैंकों के तरफ शिफ्ट करने के लिए उसको परमिट कर सकते हैं। तो अगर इन केस ऑफ कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग देयर इज गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अदर बैंक टेकिंग अप द शेयर ऑफ द बैंक वांटिंग टू एग्जिट। तो जो भी कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट है, कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग हमने बताया था फ्रेंड्स, कंसोर्शियम में एक लीड बैंक होती है और बहुत सारे बैंक मेंबर जो है मिलकर एक किसी भी इंडिविजुअल या बोरोवर को वो फिनेंस करते हैं। और मल्टीपल बैंकिंग में क्या है कि अलग अलग बैंक एक साथ मिलकर उसको फिनेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गुड पॉसिबिलिटी होती है बैंकों के लिए कि वो उनके शेयर को टेकअप कर सकते हैं, और दूसरा बैंक जो है जो अगर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है इस मल्टीपल बैंकिंग या कंसोर्शियम फिनेंसिंग सिस्टम में, तो वो वहाँ से एग्जिट कर सकती है। बट इन केस ऑफ सोल बैंकिंग बैंक में फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट ए प्रॉब्लमेटिक अकाउंट। लेकिन सोल बैंकिंग के केस में बैंक जो है किसी भी प्रॉब्लमेटिक अकाउंट से एग्जिट करने में डिफिकल्टी फेस कर सकती है। नेक्स्ट है रीशेड्यूलिंग एंड और रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के केस में इफ़ द डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट विलफुल, अगर बोरोवर जो है वो किसी कारण से अगर लोन नहीं चुका पा रहा है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, इसमें हम लोग विलफुल डिफ़ॉल्टर के अकाउंट को रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो बैंक जो है नॉर्मली रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर करती है लोन को उसके अकॉर्डिंग जो कैश फ्लो है, एस्टिमेशन है बोरोवर का, उसके बेसिस पे उस लोन को रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में अगर कोई बिजनेस इंटरप्राइज है जो कि एडवर्स इंटरनल और मार्केट कंडीशन को फेस कर रहा है और काफ़ी समय से उसको लॉस हो रहा है, जिसमें कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये मार्केट के एडवर्स कंडीशन की वजह से हो रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस को हम लोग सिक यूनिट कहते हैं। तो सिक यूनिट में क्या होता है कि उनका जो नेटवर्थ होता है, उनके नेटवर्थ में एटलीस्ट 50% का जो है वो एक्यूमुलेटेड कैश लॉस होता है। तो ऐसे यूनिट को हम लोग सिक यूनिट में लेते हैं, और ये जो इरोजन है ये उनके प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर के एंड तक हो सकता है, और उनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए, जिसमें कि 50% का जो है उनका इरोजन अराइज होता है। बैंक जो है ऐसे जो यूनिट होते हैं उसको एग्जामिन करता है और वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी देखता है कि रिहैबिलिटेशन के चांसेस कितने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो बैंक के टर्म्स कंडीशन में और उस कंपनी की अगर जो कैश एक्यूमुलेशन की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि उसको रिहैबिलिट किया जा सके, तो बैंक ऐसे यूनिट्स को रिहैबिलिटेशन करती है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़। अब ऐसे अकाउंट जिनमें ना ही रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ना ही रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं, ना ही रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ में क्या है कि रिकवर देयर ड्यूज बाय ऑफरिंग सम कंसेशन टू दी बोरोवर। वहाँ पे बोरोवर को हम लोग ऑफर करते हैं कुछ कंसेशन उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर, और इस तरीके से ये निगोशिएट करके ये कॉम्प्रोमाइज़ लोन को करके उसको क्लोज किया जा सकता है। और ऐसे डिसीजन जो है कि हमें कितने अमाउंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये जो भी अवेलेबिलिटी या रियलाइजेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी है और इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और भी नहीं दिया है फ्रेंड्स, वो होता है कि वो लोन कितने समय से बैड स्टेटस में चला आ रहा है, तो उसके बेसिस पे ही हम लोग इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और उस बोरोवर की कितनी कैपेसिटी है, गारंटर की क्या कैपेसिटी है, वो रीपे कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी प्रपोजल को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। नेक्स्ट है लीगल एक्शन। लीगल एक्शन क्या है कि अब किसी केस में जब कॉम्प्रोमाइज़ से भी आपका वो लोन जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है, तब जाके बैंक जो है वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए लीगल एक्शन अप्लाई करती है, जिसमें पहला है गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट मशीनरी में क्या होता है कि अगर कोई भी लोन जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर फिनेंस की हुई है, तो एक रिकवरी ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है और वो बैंकों को इसकी रिकवरी करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में क्या है कि हम लोग सिविल सूट फाइल करते हैं फॉर रिकवरी, और ये जो है हम लोग फॉर ड्यूज अप टू 10 लाख तक के जो भी लोन होते हैं उसके लिए हम लोग सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत जो है ये पीपल कोर्ट है, ये हम लोग अपने बैंकों में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बैंक जो है वो 20 लाख तक के जो लोन्स होते हैं उसके डिस्प्यूट को वो यहाँ पे सेटल कर सकती है। नेक्स्ट है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो एक स्पेशल जो ट्रिब्यूनल है वो क्रिएट किया गया है बैंकों और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहाँ पे कि 20 लाख तक के जो रिकवरी केसेस हैं वो यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सारफेसी एक्ट 2002। सारफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। सारफेसी एक्ट का मतलब है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल। बैंक जो है बिना कोर्ट और ट्रिब्यूनल के इंटरवेंशन के जो है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रियलाइज कर सकती है। IFCI along with other banking and FIs incorporated an asset reconstruction company called Asset Care Enterprises Limited in June 2002 with an authorized capital of 20 crore. More recently, IDBI, the ICICI Bank, the SBI and few other banks have jointly promoted the Asset Reconstruction Company India Limited ARCIL। पहले क्या था, IFCI और कुछ बैंक और FI मिलके एक एसेट केयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड एस की कंपनी की स्थापना की थी जून 2002 में, जो कि बाद में IDBI, ICICI और SBI बैंकों ने भी इसको ज्वाइन किया था और उसको ज्वाइंटली प्रमोट किया था, और आगे चल के इसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड भी कहा जाता है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी डेट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2004 में सारफेसी एक्ट को अमेंड किया गया, जिसमें रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 एंड कंपनी एक्ट 1956 को भी इसमें अमेंड किया गया। इस अमेंडमेंट से सरफेसी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ वो था कि इसमें बोरोवर को इनेबल किया गया कि वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट में विदाउट डिपॉजिटिंग एनी पोर्शन ऑफ द मनी। और दूसरा उसमें अमेंडमेंट किया गया कि अगर जो बोरोवर है वो अब DRT के जो ऑर्डर है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नहीं, यहाँ पे अभी सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को जो एप्लीकेशन है उसको विद इन 60 डेज ऑफ पीरियड जो है वो उसको डिस्पोज करना होता है। और नेक्स्ट जो है कि इसने अगर जो बोरोवर है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकता है, लेकिन वहाँ पे उसको 50% ऑफ अमाउंट ऑफ डेट ड्यू, उसके जो भी लोन जो है वो ड्यू है उसका 50% अमाउंट उसे डिपॉजिट करना होगा टू हिम एज क्लेम्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर और एज डिटरमाइंड बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और या फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने जो भी अमाउंट डिटरमाइन किया होगा उसका 50% विच एवर इज लेस जो है वो उसको वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या है? राइट ऑफ का मतलब होता है कि ऑल द एफर्ट्स टू रिकवर द ड्यूज आर एग्जॉस्टेड। अगर सारे एफर्ट जो है रिकवरी के वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो उसके बाद जो है बैंक जो है वो राइट ऑफ के लिए परस्यू करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होते हैं किसी भी लोन में तो उसके ऊपर आपने जो प्रोविजनिंग कर रखी है उस प्रोविजनिंग ऑफ अमाउंट से हम लोग उसको राइट ऑफ करते हैं। अगर प्रोविज़न के अमाउंट जो है वो अगर इनफ नहीं है तो हम लोग जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है बैंकों का उसको डेबिट करके हम लोग उसको राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि बोरोवर की जो लाइबिलिटी है वो बैंक के साइड ख़त्म हो गई है। बैंक अगर चाहे तो वो इन फ्यूचर भी उसको लीगली राइट है कि वो उस अप्रोप्रिएट अमाउंट के लिए बोरोवर को परस्यू कर सके। नेक्स्ट है RBI गाइडलाइन ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस बाय बैंक्स। RBI के क्या गाइडलाइंस है किसी भी लोन को रीस्ट्रक्चर करने में? तो नॉर्मली रीस्ट्रक्चरिंग कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस अल्टरेशन चेंजेस इन द ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट आर मेड विद द फॉर्मल कंसेंट और एप्लीकेशन ऑफ द डेटर। जो भी डेटर है उसको रीस्ट्रक्चरिंग तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि उसके ओरिजिनल लोन डॉक्यूमेंट में कोई अल्टरेशन या चेंज नहीं किया जा सके।
इनिशिएटेड बाय द बैंक इन डिजर्विंग केसेस, रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो डिजर्विंग केसेस में बैंक इनिशिएट कर सकती है और कस्टमर को जो है वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन उसको मानने पड़ेंगे। बैंक unless the financial viability is established and there is a reasonable certainty of repayment from the borrower as per the terms of restructuring package, बैंक जो है उसको फिनेंशियल वाइबिलिटी को चेक करेगी उस बोरोवर की कि आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, जो रिस्ट्रक्चर के टर्म्स एंड कंडीशन है, जो रिपेमेंट कंडीशन है, बोरोवर उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है। द अकाउंट नॉट कंसिडर्ड वाइबल शुड नॉट बी रिस्ट्रक्चर्ड, अगर जो अकाउंट है वो वाइबल नहीं है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तो हमें उसको रिस्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए। एनी रिस्ट्रक्चरिंग डन विदाउट लुकिंग इनटू कैश फ्लो ऑफ द बोरोवर एंड असेसिंग द वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट और एक्टिविटी फिनेंस्ड बाय बैंक वुड बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट एट एवरग्रीनिंग अ वीक क्रेडिट फैसिलिटी एंड वुड इन्वाइट सुपरवाइजरी कंसर्न और एक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है, एवरग्रीनिंग अ वीक क्रेडिट फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोन को रिस्ट्रक्चर करना जहाँ पे कि कैश फ्लो ऑफ द बोरोवर और उसकी वाइबिलिटी जो है वो एज पर बैंक टर्म्स एंड गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं है, फिर भी उसको आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, तो इस तरह के अटेम्प्ट को हम लोग एवरग्रीनिंग ऑफ ए वीक क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। और इसमें सुपरवाइजर और कंसर्न के द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ काम किया गया है तो। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म, इसको शॉर्ट में हम लोग CDR भी बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क जो है एक टाइमली और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है किसी भी कॉर्पोरेट डेट को रिस्ट्रक्चर करने का जो कि वाइबल एंटिटीज है लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही है। तो प्रिजर्विंग वाइबल कॉर्पोरेट्स दैट आर अफेक्टेड बाय सर्टेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड मिनिमाइज द लॉसेस टू द क्रेडिटर एंड अदर स्टेक होल्डर्स थ्रू एन ऑर्डरली एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। तो ऐसे वाइबल कॉर्पोरेट्स को प्रिजर्व करना जो कि किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उनको लॉस हो रहा है और जो क्रेडिटर है जिस बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है उसके लॉस को भी मिनिमाइज करते हैं और एक ऑर्डरली कोऑर्डिनेटिंग रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम जो है वो उनके लिए क्रिएट किया जाता है। तो CDR के स्कोप क्या क्या है? Restructuring of advances of borrowers enjoying credit facilities from more than one bank or financial institution in a coordinate manner। तो जो भी एक से ज़्यादा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो है वो इस तरीके के लोन को वहाँ पे मतलब जो कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग इस तरीके के जो लोन होते हैं फ्रेंड्स वही CDR मैकेनिज्म के थ्रू रिस्ट्रक्चर किए जाते हैं। CDR जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि रिस्ट्रक्चर प्रपोजल को स्पीडी डिस्पोज किया जाता है ऑफ लार्ज बोरोवर, जो भी लार्ज बोरोवर हैं उनके प्रपोजल्स को जिन्होंने एक बैंक या उससे अधिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है। This mechanism will be available to all borrowers engaged in any type of activity subject to the following condition। ये हर तरह की एक्टिविटी में जो बोरोवर है उनको ये मैकेनिज्म अवेलेबल है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या क्या है कि बोरोवर जो है वो मोर देन वन बैंक या FI के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटी इंजॉय करता है तभी उसको वो CDR में अप्लाई कर सकता है। और टोटल आउटस्टैंडिंग जो है फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड मिला के वो 10 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। CDR सिस्टम में क्या है कि 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। तो वो 3 टियर स्ट्रक्चर क्या है? CDR स्टैंडिंग फोरम एंड इट्स कोर ग्रुप, CDR एम्पावर्ड ग्रुप एंड CDR सेल। अभी CDR स्टैंडिंग फोरम क्या है? CDR स्टैंडिंग फोरम जो है ये एक जनरल बॉडी है सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और पार्टिसिपेटिंग बैंक के जो मिलकर CDR सिस्टम जो बनाते हैं। CDR स्टैंडिंग फोरम जो है एक सेल्फ एम्पावर्ड बॉडी है जो कि पॉलिसी और गाइडलाइन बनाती है और जो भी वहाँ पे प्रपोजल्स आए होते हैं उनको मॉनिटर करती है, उसके प्रोग्रेस को, जो भी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वहाँ पे प्रपोजल्स आते हैं। ये प्रोवाइड करती है ऐसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को बोथ क्रेडिटर एंड बोरोवर जो भी उनके पॉलिसी और गाइडलाइन है उसके ऊपर काम करते हुए डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को बनाते हैं। फोरम जो है उसको कौन कौन वहाँ पे आपके मेन मेंबर होते हैं वो हेडिंग करते हैं जो, तो चेयरमैन एंड MD ऑफ IDBI, स्टेट बैंक, MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये लोग जो होते हैं वो वहाँ पे ऑथराइज्ड बॉडी है। और ये जो है इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये उन्हीं के मेंबर हो सकते हैं।
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है फ्रेंड्स, वो भी सीडीआर में पार्टिसिपेट कर सकती है। फोरम जो है वो इसके चेयरमैन को 1 साल के लिए अपॉइंट करती है और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो रोटेशन बेसिस पे काम कर सकते हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में। लेकिन फोरम जो है वो डिसाइड करती है एक वर्किंग चेयरमैन को, जो कि होल टाइम ऑफिसर की तरह उनको गाइड करती है और जो भी डिसीजंस होते हैं सीडीआर स्टैंडिंग फोरम्स के वो कैरी करती है। नेक्स्ट है द आरबीआई वुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द सीडीआर। सीडीआर में आरबीआई मेंबर नहीं हो सकता है स्टैंडिंग फोरम एंड कोर ग्रुप में। इट्स रोल विल बी कन्फाइंड टू प्रोवाइडिंग ब्रॉड गाइडलाइंस। इसका सिर्फ रोल क्या है कि वो ब्रॉड गाइडलाइंस को कन्फाइन कर सकती है। सीडीआर स्टैंडिंग फोरम जो है उसकी जो मीटिंग है वो एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में एक बार उसकी मीटिंग होनी चाहिए। रिव्यू एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम। और ये मीटिंग किस लिए होनी चाहिए फ्रेंड्स, कि वो जो भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग डेट कॉर्पोरेट मतलब सीडीआर सिस्टम जो है उसके रिव्यू और मॉनिटर के को प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए फोरम जो है वो पॉलिसी और गाइडलाइन भी बना सकती है। उस मीटिंग के थ्रू वो गाइडलाइन फॉर्मुलेट भी कर सकती है और ऐसे केसेस जहाँ पे कि स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको भी वो अप्लाई कर सकती है या प्रोसेस कर सकती है। which are complicated and are likely to be delayed beyond the time frame prescribed for processing। ऐसे केस जो कि टाइमलाइन जो है वो क्रॉस कर गई। नॉर्मली जो टाइमलाइन होती है फ्रेंड्स किसी भी सीडीआर का वो 30 डेज होता है। नेक्स्ट है ए सीडीआर कोर ग्रुप विल बी कार्व्ड आउट ऑफ द सीडीआर स्टैंडिंग फोरम। सीडीआर कोर ग्रुप जो है वो सीडीआर स्टैंडिंग फोरम का ही एक पार्ट है जो कि स्टैंडिंग फोरम को असिस्ट करता है। ये मीटिंग कन्वे करता है, डिसीजन लेता है, पॉलिसी बनाता है। कोर ग्रुप जो होती है वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईडीबीआई, स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है रिप्रेजेंटिंग फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, ये इसके कोर मेंबर होते हैं। सीडीआर कोर ग्रुप जो है वो पॉलिसी और गाइडलाइन जो है वो फॉलो करती है बाय सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप एंड सीडीआर सेल फॉर डेट रिस्ट्रक्चरिंग। जो मेन जो हमारा स्टैंडिंग फोरम है फ्रेंड्स उसके पॉलिसी और गाइडलाइन जो है वो कौन फॉलो करती है, वो सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप एंड सीडीआर सेल जो है वो उसको फॉलो करेगी। सीडीआर ग्रुप जो है वो पीईआरटी चार्ट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ केसेस जो कि सीडीआर के पास आए हैं उसके लिए वो पीईआरटी चार्ट भी प्रिस्क्राइब करती है। ऑल्सो ले डाउन गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन आर नॉट एज्यूम। मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन जो है वो न लिया जाए किसी भी रिस्ट्रक्चर प्रपोजल को बनाते वक्त या अप्रूव करते वक्त, ये भी इसमें इंश्योर किया जाता है। अभी नेक्स्ट जो है वो है सीडीआर एम्पावर ग्रुप। सीडीआर एम्पावर ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल केसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में डिसाइड करती है। इसमें जो ईडी लेवल के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसके कोर मेंबर होते हैं, आईडीबीआई के, आईसीआईसी बैंक के और स्टेट बैंक के। इंस्टीट्यूशन और बैंक जो है अप्रूव ए पैनल ऑफ सीनियर ऑफिसर टू रिप्रेजेंट देम इन सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। हर इंस्टीट्यूशन और बैंक जो है वो अपने एक पैनल ऑफ सीनियर ऑफिसर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं। Nominees who attended the meeting pertaining to one account should invariably attend all the meetings pertaining to that account instead of deputing their representatives। अगर वो पैनल ऑफिसर है जो कि किसी एक अकाउंट के लिए अगर वहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी मीटिंग होंगे वो उन्हीं को अटेंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि कंसीडर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फॉर ऑल केसेस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप जो है वहाँ पे जितने भी रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट आते हैं वो उन सारे के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को कंसीडर करता है और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि जो भी उनके पास प्रपोजल आए हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी के लिए वो प्राइमा फेसी फिजिबल है या नहीं है। सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप जो है वो एग्जामिन करता है किसी भी कंपनी के वाइबिलिटी को और उसके रिहैबिलिटेशन पोटेंशियल को कि उसको रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। और उनका जो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम होता है वो 90 डेज का होता है, उसको वो 180 डेज तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है।
और CDR इम्पावर्ड जो है वो सिर्फ वाइबल बेंचमार्क जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी केसेस जो है जिसको कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये कुछ पॉइंट्स पे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो वो पॉइंट्स क्या क्या है? तो पहला होता है कि उस प्रोजेक्ट में देखा जाता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो उनका देखा जाता है कि उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, गैप बिटवीन द IRR एंड कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड और IRR में कितना का डिफरेंस आ रहा है, और एक्सटेंट ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है उसको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है CDR इम्पावर्ड ग्रुप जो है वो 2 या 3 मीटिंग कर सकती है किसी भी एक प्रपोजल के ऊपर, और CE और ED जो होते हैं वो ऑथराइज होते हैं कोई भी प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, और जहाँ भी क्रिटिकल पैरामीटर्स है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो कि उनके डेलीगेशन या उसके ऊपर है, तो वैसे केसेस में CEO और ED जो है वो इसमें अपना डेलीगेशन पावर इस्तेमाल करके जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है CDR सेल। CDR सेल का क्या काम है? CDR सेल जो है वो इनिशियल स्क्रूटनी करता है जो भी प्रपोजल्स उसके पास रिसीव होते हैं बोरोवर से या क्रेडिटर से फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। तो 1 मंथ में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो रिहैबिलिटेशन का जो उनके पास प्रपोजल आया है वो प्राइमा फेसी फिजिबल है या नहीं है, यानी उनके पास 30 डेज का टाइम लिमिट होता है। और उसके बाद वो एक डिटेल रिहैबिलिटेशन प्लान बनाते हैं उस तरीके के प्रपोजल्स के ऊपर, और उसके बाद ये लोग जो भी प्रिलिमिनरी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो होती है वो स्टेक होल्डर्स या जो भी बोरोवर या क्रेडिटर है वो CDR सेल को सबमिट करते हैं, और CDR सेल जो है वो स्टैंडिंग फोरम को कंसीडरेशन के लिए इम्पावर्ड ग्रुप जो है उसको 30 डेज में 30 डेज के लिए विदिन 30 डेज जो है वो डिसीजन के लिए वहाँ पे प्रेजेंट करती है। मतलब CDR को 30 डेज मिलते हैं किसी भी प्रपोजल को स्टैंडिंग फोरम के पास प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद स्टैंडिंग फोरम जो होती है वो 90 डेज में इसको अप्रूव करेगी या सैंक्शन करेगी, और कुछ केसेस में जो है ये मैक्सिमम 180 डेज तक उसके पास समय होता है उसको अप्रूव करने का। द कॉस्ट इन ऑपरेटिंग द CDR mechanism including CDR cell will be made from contribution of the financial institution and bank in the core group at the rate of rupees 50 lakhs each, and contribution from other institution and bank at the rate of rupees 5 lakh each। जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग है CDR मैकेनिज्म को इंक्लूडिंग CDR सेल को चलाने के लिए, तो जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग जो होती है जो कोर ग्रुप के मेंबर होते हैं वो 50 लाख देते हैं फॉर ईच, और जो भी नॉर्मल जो मेंबर्स होते हैं वो रुपीज़ 5 लाख जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि उनके कॉस्ट इन ऑपरेटिंग में उसको यूटिलाइज किया जाता है। अदर फीचर्स बोल रहा है फ्रेंड्स, अदर फीचर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी भी प्रपोजल को CDR में सबमिट करने का? तो ये केवल मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट, सिंडिकेशन, कंसोर्शियम अकाउंट जो होते हैं जो कॉर्पोरेट बोरोवर को दिए जाते हैं, ऐसे लोन को हम CDR में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी जो टाइप ऑफ एक्टिविटी है उसके आउटस्टैंडिंग फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर को जो कि 10 करोड़ एंड अबव है उसको हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे या सबमिट करेंगे प्रपोजल। और रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं ऐसे केसेस में जो जहाँ पे कि जो हमारा प्रपोजल है वहाँ पे जो मेंबर बैंक्स हैं वो एटलीस्ट 75% ऑफ दी वैल्यू, मतलब उस लोन की वैल्यू जो है 75% तक वो वहाँ पे दे सकते हैं, और 60% ऑफ क्रेडिटर बाय नंबर, यानी कि मान लीजिए अगर कोई 10 बैंकों ने मिलके एक कंसोर्शियम लोन कर रखा है तो कम से कम 6 बैंकों को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। नेक्स्ट है रेफरेंस टू CDR सिस्टम। रेफरेंस टू CDR की सिस्टम क्या है कि मिनिमम 20% शेयर जो है वर्किंग कैपिटल और टर्म फाइनेंस में बैंकों द्वारा दिया जाना चाहिए या दिया गया हो, ऐसे केसेस को हम लोग CDR सिस्टम में रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल बेसिस। लीगल बेसिस क्या है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे CDR मैकेनिज्म में बोल रहा है कि 2 तरह के एग्रीमेंट हैं, पहला है डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट और दूसरा है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है और ये फर्दर 3 इयर्स के लिए रिन्यू किया जा सकता है। द लेंडर इन फॉरेन करेंसी आउटसाइड द कंट्री आर नॉट ए पार्ट ऑफ CDR सिस्टम।
अगर फॉरेन करेंसी में कोई लोन दिया गया है तो वो सीडीआर सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकता है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है अमॉन्ग्स द क्रेडिटर। इसमें क्या होता है कि क्रेडिटर जो है वो एग्री होता है कि एटलीस्ट 75% ऑफ क्रेडिटर बाय वैल्यू एंड 60% ऑफ द क्रेडिटर बाय नंबर जो है वो एग्री होंगे किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को एग्जिस्ट करने में, एग्जिस्टिंग डेब्ट में रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को मतलब इनेबल करने के लिए वो एग्री होने चाहिए। द सेम वुड बी बाइंडिंग ऑन द रिमेनिंग क्रेडिटर्स, और जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं वो भी इसके लिए बाइंड होंगे। तो इसी को हम लोग CDR1 बोलते हैं फ्रेंड्स। ये CDR1 कैटेगरी में क्या होता है कि जो भी स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के लोन होते हैं और कम से कम 75% ऑफ क्रेडिटर बाय वैल्यू एंड 60% ऑफ क्रेडिटर बाय नंबर जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो है डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो होता है जो कि 90 डेज या 180 डेज के लिए होता है फॉर बोथ साइड। बोथ साइड मतलब डेटर और क्रेडिटर दोनों के लिए। और फ्रेंड्स इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो होता है वो सिर्फ क्रेडिटर के लिए होता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि बोथ डेटर और क्रेडिटर जो होते हैं वो लीगली एग्री होते हैं स्टैंड स्टिल के लिए कि बोथ पार्टीज मतलब डेटर और क्रेडिटर दोनों में से कोई भी तब तक कोई भी लीगल एक्शन में नहीं जा सकता है जब तक कि प्रपोजल जो है वो CDR सेल के पास रहता है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ एडिशनल फिनेंस। शेयरिंग ऑफ एडिशनल फिनेंस क्या है? प्रोवाइडेड बाय ऑल क्रेडिटर्स, जितने भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिलके लोन दे रखा है वो अगर चाहें तो जो उनके स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड अकाउंट है उसको एडिशनल फिनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये वही है फ्रेंड्स, मिनिमम 75% और 60% ऑफ वैल्यू ये आपका एप्लीकेबल है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे भी सेम केस है, 75% बाई वैल्यू और 60% बाई नंबर। अगर आपके क्रेडिटर जो है वो अग्री है तो वो इंटरनल रीजन डज नॉट विश टू कमिट एडिशनल फिनेंस विल हैव एन एग्जिट ऑप्शन। अगर वो उसको एडिशनल फिनेंस नहीं देना चाहते हैं तो वो एग्जिट ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको फ्री राइडर प्रॉब्लम भी कहते हैं फ्रेंड्स। एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्री राइडर प्रॉब्लम it is necessary to provide some disincentive to the creditor who wishes to exercise this option. Such creditors can either arrange for its share for additional finance to be provided by a new or existing creditor. मतलब ऐसे जो क्रेडिटर हैं जो कि एडिशनल फिनेंस जो है वो शेयर कर सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिटर भी उसमें शेयर कर सकते हैं या फिर जो कोई न्यू क्रेडिटर जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्री टू द डिफरमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट ड्यू टू इट आफ्टर द CDR पैकेज बिकम्स इफेक्टिव। और वो इस टर्म्स पे भी एग्री होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो उसको डिफर कर सकते हैं अगर उसको CDR पैकेज जो है वो इफेक्टिव होता है उसके बाद। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रेंड्स कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्जिट ऑप्शन वन टाइम सेटलमेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे नेसेसरी है आप वन टाइम सेटलमेंट ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है फ्रेंड्स CDR में वो है कैटेगरी 2 CDR सिस्टम। कैटेगरी 2 CDR सिस्टम में ऐसे एसेट लिए जाते हैं जो कि डाउटफुल कैटेगरी में चल रहे हैं। केसेस वेयर द अकाउंट्स हैव बीन classified as doubtful in the book of creditors, and if a minimum of 75% of creditor by value and 60% creditor by number satisfy themselves of the viability of the account. डाउटफुल केसेस में भी फ्रेंड्स आपके 75% ऑफ क्रेडिटर बाय वैल्यू एंड 60% ऑफ क्रेडिटर बाय नंबर जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए इसकी वायबिलिटी ऑफ अकाउंट के लिए। इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द क्रेडिटर टू टेक अप एडिशनल फिनेंसिंग। क्रेडिटर जो है वो एडिशनल फिनेंसिंग जो इस तरीके के केस में प्रोवाइड करने के लिए बाइंड नहीं होते हैं। ऑल अदर नॉर्म्स जो है वो वैसे ही रहते हैं जैसे एसेट क्लासिफिकेशन स्टेटस और CDR के जो भी रिस्ट्रक्चरिंग जो नॉर्म्स हैं वो वैसे ही कंटिन्यू होते हैं और एप्लीकेबल होते हैं इस कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ राइट टू कॉम्पेंस क्लॉज। राइट टू रिकॉम्पेंस क्लॉज क्या है कि ऑल CDR अप्रूव्ड पैकेज मस्ट इनकॉर्पोरेट क्रेडिटर्स राइट टू एक्सीलरेट रिपेमेंट एंड बोरोवर्स राइट टू प्रीपे। जो भी क्रेडिटर है वो
उनको ये राइट है एक्सेलरेट ऑफ पेमेंट का, और बोरोवर्स को प्रीपे का राइट होता है। द राइट ऑफ रिकम्पेंस शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टू बी डिसाइडेड बाय द स्टैंडिंग फोरम। और राइट ऑफ रिकम्पेंस जो है वो बेस्ड होता है कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि स्टैंडिंग फोरम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है एसएमई डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म। एसएमई रिस्ट्रक्चरिंग डेट मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे ऐसे लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाता है जो एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को दिया गया हो। ये फंडेड और नॉन फंडेड आउटस्टैंडिंग अप टू 25 करोड़ जो है, जो कि मल्टीपल या कंसोर्शियम बैंकिंग अरेंजमेंट के थ्रू दिया गया है, इस तरीके के डेट को हम लोग एसएमई डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म के अंदर रिस्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज है फ्रेंड्स, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अप्रूव होते हैं। वाइल फ्रेमिंग द स्कीम, बैंकों को ये इंश्योर करना है कि स्कीम जो है वो सिंपल हो। बैंक जो है जिनकी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग जो है और हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर, जो जैसे 3-4 बैंक मिलकर दे रखे हैं, तो उनमें जो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर तक के जो बैंक हैं वो इसको स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं अपने मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग को रिकवर करने के लिए या रिस्ट्रक्चर पैकेज में कन्वर्ट करने के लिए। बैंक शुड वर्क आउट द रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज एंड इम्प्लीमेंट द सेम विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट। बैंकों को रिस्ट्रक्चर पैकेज जो इम्प्लीमेंट करना होता है मैक्सिमम 90 डेज के अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है एसएमई डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म जो है वो हर टाइप के एक्टिविटी में जो बोरोवर इन्वॉल्व है उनको दिया जा सकता है, और इसके प्रोग्रेस को जो है हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करते हैं। फिर है आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। आरबीआई गाइडलाइंस जो है वो क्या है सिक यूनिट के रिहैबिलिटेशन के लिए? तो जैसे हमने देखा फ्रेंड्स कि सिक यूनिट उसको कहते हैं जिसके नेटवर्थ में 50% तक का जो है वो कैश लॉसेज एक्यूमुलेट होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, और उसके जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो कम से कम 2 साल के हम लोग लेते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। तो बोरोल अकाउंट ऑफ द यूनिट रिमेन्स स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ऐसे यूनिट जो मोर देन 6 मंथ सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहते हैं। द यूनिट हैज़ बीन इन कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, ये तो हमने देख लिया। द रिहैबिलिटेशन पैकेज शुड बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द यूनिट इज डिक्लेयर्ड एज पोटेंशियली वाइबल। ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स पीरियड हम लोग ये पैकेज जो है ऐसे कंपनीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमें विद इन 6 मंथ्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है अगर ये कंपनी वाइबल है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए। तो ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स banks FIs are required to do holding operation which will allow the SIC unit to draw funds from the cash credit account at least to the extent of deposit of sale proceeds। बैंक जो है इस 6 महीने में जो है एक होल्डिंग ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करती है। होल्डिंग ऑपरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी सिक यूनिट को अलाउ करना कि वो उतना अमाउंट तक का फंड जो है वो उनके कैश क्रेडिट अकाउंट से विड्रॉ कर सकती है जितना कि उनका सेल प्रोसीड्स उसमें उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है। Following are broad parameters for grant of relief and concession for revival of potentially viable SIC USSI unit। क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि 1.5% बिलो द प्रिवेलिंग फिक्स्ड रेट और प्राइम लेंडिंग रेट विच एवर इज एप्लीकेबल, वो बैंक जो है उस वर्किंग कैपिटल में प्रोवाइड कराती है। अगर कोई फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन है तो उसमें इंटरेस्ट फ्री कर दिया जा सकता है। अगर कोई वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है तो वहाँ पे भी आपका प्रिवेलिंग जो इंटरेस्ट रेट है उससे 1.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जा सकता है। टर्म लोन में है वहाँ पे आपको कंसेशन दिया जा सकता है इंटरेस्ट में, जो कि अगर आपका डॉक्यूमेंट रेट है उससे आपको 2% तक आपको कंसेशन दिया जा सकता है, और जो भी टीनी और डिसेंट्रलाइज सेक्टर यूनिट है वहाँ पे ये 3% तक मिलता है। नेक्स्ट है कंटीजेंसी लोन असिस्टेंट। अगर किसी भी वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस में अगर कोई कंसेशनल रेट अलाउेबल है तो वो भी आपको अलाउ किया जा सकता है। अभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रेंड्स हम लोग सब कुछ जानते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो जो सिबिल है, सिबिल को CIB अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC के साथ मिलकर जनवरी 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया था। फैसिलिटेटिंग द ब्यूरो टू कलेक्ट प्रोसेस एंड शेयर। यहाँ पे क्या है जो सिबिल है उसको ये
फैसिलिटेट किया गया, इस तरीके के लीगल मैकेनिज्म बनाए गए जहाँ पे कि वो किसी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर जो कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के थ्रू उससे शेयर की जाती है उसको वो प्रोसेस करता है और दूसरे जो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ वो उसको शेयर करता है। जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनको विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इसका मेंबर बनना होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड जिसने सिबिल का फुल फॉर्म है उसके बारे में बताया गया है कि सिबिल जो है वाज सेटअप बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद HDFC इन जनवरी 2001। प्रेजेंटली डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो देयर इक्विटी होल्डर। नेक्स्ट बोल रहा है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू बोथ कमर्शियल एंड कंज्यूमर बोरोवर टू ए क्लोज्ड यूजर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे कमर्शियल बोरोवर के लिए भी अवेलेबल होते हैं, कंज्यूमर बोरोवर के लिए अवेलेबल होते हैं और ये जो है क्लोज ग्रुप है अपने मेंबर्स का। इसके मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी, ये सारे जो है डेटा जो है वो शेयर करते हैं। किस बेसिस पे शेयर करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि ओनली मेंबर हु हैव सबमिटेड ऑल देयर क्रेडिट डाटा में एक्सेस क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फ्रॉम सिबिल। अगर आप अपने डेटा को शेयर करते हैं तभी आप सिबिल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन नॉन सूट फाइल्ड एंड सूट फाइल्ड अकाउंट भी जो है वो भी सिबिल में अवेलेबल होती है और बैंक और FI जो है उनको सूट फाइल्ड अकाउंट की लिस्ट जो है और विलफुल डिफॉल्टर के जो लिस्ट है अप टू ₹25 lakhs एंड अबव वो शेयर करने होते हैं मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर एवरी क्वार्टर टू द सिबिल। The data on borrower accounts against which suit have been filed for recovery of advances outstanding aggregate ₹1 crore and above and suit filed account of willful defaulter with outstanding balance of ₹25 lakhs and above। यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो भी बोरोवर अकाउंट है जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया गया है तो ऐसे एडवांसेस जिनमें कि आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग जो है 1 करोड़ एंड अबव है और ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स के सूट फाइल्ड अकाउंट जिनकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 25 lakhs एंड अबव है। तो ऐसे अकाउंट के जो डेटा है वो बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिबिल के साथ शेयर करना होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है और इसके साथ ही हमारा मॉड्यूल D भी यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट हमारा जो BFM का कोर्स है उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।